छात्रों, आज हम 66वीं बीपीएससी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कैसे हो इसकी रणनीति बताएंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता होती है और अगर आप उस स्पष्ट रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम को चूमेगी। लेकिन आप अगर स्पष्ट रणनीति नहीं बनाते हैं या रणनीति बनाने के बाद उस पर नहीं चलते हैं तो आपकी सफलता पर संदेह है। इसलिए आपको निर्णायक सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो स्पष्ट रणनीति बनानी होगी और दूसरा उसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करना होगा। जैसा कि आपको पता है, कल वैकेंसी की घोषणा की गई, 562 सीट है। मुझे यह पता है चला है कि कुछ सीटें और जोड़ी जाएंगी, इसमें ऐड करी जाएंगी। लेकिन इस घोषणा डेट की भी कर दी गई प्रारंभिक परीक्षा की 27 दिसंबर, और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो 27 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा ले ली जाएगी। और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो उसके 3 से 4 महीने के बाद मेंस भी ली जा सकती है। इसलिए आप कैसे तैयारी करें जिससे आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं सफल हों बल्कि निर्णायक सफलता प्राप्त करें। क्योंकि 27 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा की डेट की घोषणा की जा चुकी है, इस कारण ज़्यादा फोकस अब प्रारंभिक परीक्षा पर ही करना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन चैप्टरों को, जिन जिन विषयों को आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे होंगे, उन चैप्टर से जुड़े हुए मेंस को भी एक बार आपको जरूर देख लेना चाहिए। निश्चित मैं उसको फोकस करने के लिए नहीं कहूँगा अभी, लेकिन एक बार आप सरसरी निगाह से उसको देख लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद उसको आप बेहतर ढंग से समझ बना पाएंगे और आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी को अंजाम आप दे सकेंगे। तो एक व्यवस्थित तैयारी कैसे हो, इस संदर्भ को हमको समझना है। पहला, अगर हम पीटी को देखेंगे यानी प्रारंभिक परीक्षा जो ट्रेंड रहा है बीपीएससी का, उसके हिसाब से औसतन कैसे कैसे कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो तथ्यात्मक होते हैं, तथ्यात्मक, और दूसरा विश्लेषणात्मक। तथ्यात्मक प्रश्न के उत्तर जिसकी तैयारी छात्र करते रहे हैं और याद कर लेते हैं और वो आंसर दे दिया जाता है। लेकिन विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी नहीं करते हैं, विशेषकर वैसे छात्र जो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं स्टार्ट में, तो उनकी पकड़ विश्लेषणात्मक प्रश्नों में कमजोर हो जाती है। तो मेरी सलाह है कि जब भी कोई विषय पढ़ें या कोई चैप्टर पढ़ें तो तथ्यात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक स्वरूप से भी चीज़ों को देखें और इससे फायदा आपको आगे चलकर मेंस में भी होगा। तथ्यात्मक प्रश्न के उत्तर आपको ABCD में होगा, लेकिन विश्लेषणात्मक प्रश्न के उत्तर ज़्यादातर ई आंसर होगा। क्योंकि जो विश्लेषणात्मक प्रश्न के उत्तर होते हैं जैसे कारण, तो कारण कोई भी किसी भी चीज़ का कोई एक नहीं होता है। विशेषता ये भी कोई एक नहीं होता है। परिणाम
ये भी कोई एक नहीं होता। इस तरह के जो विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं उसके उत्तर ज़्यादातर ई होते हैं और छात्र उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो कंफ्यूज सा होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कारण विशेषता परिणाम अगर आपको न आता हो तब आप आंसर ई देंगे। लेकिन अगर आप विश्लेषणात्मक प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर भी तैयार कर लेंगे, जैसे मान लिया इकोनॉमिक्स में हरित क्रांति की विशेषता क्या हुआ, तो 1 2 3 निश्चित ज्यादा होगा। या हिस्ट्री में आप कह सकते हैं मुगलों के पतन के क्या कारण थे, तो निश्चित एक नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा होगा। उसी तरह पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो एक से ज्यादा होगा। तो उस तरह के प्रश्न के आंसर लगभग ई ही होने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप विश्लेषणात्मक प्रश्नों के इस तरह की प्रश्नों की प्रकृति को भी आप बेहतर ढंग से देख लेते हैं मेंस के दृष्टिकोण से, तो आप अपने समझ से ई आंसर दे सकते हैं या कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि तथ्यात्मक अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई विषय लें और उसका कोई चैप्टर लें तो पहला फोकस होगा तथ्यात्मक क्या है, दूसरा उस चैप्टर से विश्लेषणात्मक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसकी भी अभ्यास आप कर लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा जो पार्ट होगा वह कि प्रश्नों की जो अभी तक जो पूछने की ट्रेंड रही है उसके हिसाब से हम एवरेज बता रहे हैं। जैसे हिस्ट्री से मोर और लेस 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन। तो आप इसको पढ़ें कैसे, ऐसे बताते हैं। जैसे हुआ एंशिएंट हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप 2 चैप्टर, एक तो मौर्य कला और पाल कला, ये उसी समय आप पढ़ लेंगे बेहतर ढंग से, जिससे कि आपका मेंस का भी कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, मौर्य कला और पाल कला, बाकी सारे तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद मेडाइवल से 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप इसको सिर्फ तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है। इसमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन भी आते रहे हैं, तथ्यात्मक भी आते रहे हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को आप गंभीरता से इसलिए पढ़ेंगे कि मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो का 1-2 क्वेश्चन हर समय से 2 क्वेश्चन कम से कम मान के रखें कि मेंस में आपको आते रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ें तो इसमें यह ध्यान में रखेंगे कि जैसे मान लिया 1857 का विद्रोह या जनजाति विद्रोह या किसान आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या शिक्षा का विकास, इन टॉपिक को आप तथ्यात्मक के साथ विश्लेषणात्मक को भी अब देखेंगे। इन टॉपिक को आप संपूर्णता से देखेंगे। एक भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में आप इसका तथ्यात्मक भी देखेंगे और विश्लेषणात्मक भी देखेंगे। इससे एक
तो जब आपकी मेंस की एक समझ बन जाएगी जो आगे जाकर के आपको फायदा करेगा। दूसरा, इससे तथ्यात्मक या विश्लेषणात्मक किसी तरह के प्रश्न आएंगे उसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 10 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से होते हैं। 10 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से होते हैं जो अधिकतर, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो पहले से बिहार के प्राचीन भारत का इतिहास बिहार का इतिहास है, तो वहां तो खींच लिया जाता है। लेकिन बिहार हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन लगभग मिडाइवल से और 8 मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। लेकिन अगर इन टॉपिक को अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो 6-7 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। विशेषकर अगर आप इसमें और क्या जोड़ देंगे, जैसे क्रांतिकारी मूवमेंट, क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था बिहार के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्रांतिकारी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इस संदर्भ में और एक और जोड़ दीजिए उसमें समाजवादी आंदोलन। अगर इन चीजों को भी अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से पहले पढ़ लेंगे तो ये 10 क्वेश्चन का भी आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न को करने के लिए आपको करना क्या क्या है, किन किन तथ्यों, कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो एक तो आप जो बेसिक शेप के लिए आप 11 पहला आप ये रखें 11 और 12th का एनसीईआरटी देख लेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे एक। दूसरा जो ध्यान में रखेंगे, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीटी और मेंस दोनों में काम करेगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना के द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें हैं जो आपको पीटी और मेंस में काफ़ी फायदा करेगा। और जैसा कि मुझे अनुभव है कि जितने भी बिहार से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं पीटी और मेंस में, उसमें इन्हीं 2 पुस्तकों का सहारा लिया जाता है और प्रामाणिकता भी इन्हीं 2 पुस्तकों को रखा जाता है। एक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना का बिहार की सांस्कृतिक विरासत, बिहार की सांस्कृतिक विरासत। दूसरा बिहार राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ जो सूचना जनसंपर्क विभाग का पटना बिहार की सांस्कृतिक, ये 2 किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो पीटी और मेंस दोनों में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों किताब को देख लेंगे। तीसरा जो विजन सिविल सर्विस सेंटर की नोट्स है, जो ये विजन सिविल सर्विस सेंटर की जो नोट है वह प्रारंभिक परीक्षा के लिए एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न अलग अलग है और बिहार 4 वॉल्यूम में है, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न और बिहार। इसके अलावा जो मेंस के जो टॉपिक हैं मौर्य कला, पाल कला और जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी उस नोट्स में होता है। और विशेषकर अगर आप मेंस को देखेंगे तो ये गांधी, नेहरू और टैगोर की जो विचारधारा है
उससे जुड़े हुए प्रश्न। इसकी क्योंकि इस गांधी नेहरू टैगोर की विचारधारा से जुड़े हुए आपको बहुत सारे किताब मिल जाएंगे जिसमें वो नोट्स होंगे, लेकिन प्रश्न अब सिर्फ गांधी नेहरू टैगोर की विचारधारा नहीं पूछी जाती है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता पूछी जा रही है। प्रासंगिकता से जोड़ करके पूछी जाती है, प्रासंगिकता से जोड़ करके। इस तरह के जो है किसी बुक्स में नहीं होता है कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है अलग अलग चीज़ों को लेकर के, तो वर्तमान से जोड़ के आता है। इसलिए गांधी नेहरू टैगोर की प्रासंगिकता हो या इससे जुड़ा हुआ मेंस का जो टॉपिक हो, ठीक है, और एंसेंट मेडिवल मॉडर्न का जो पीटी का फैक्ट्स हो, वो विजन सिविल सर्विस सेंटर के अगर आप नोट्स को एक बार देख लेंगे तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, और मेंस की तो कोई बात ही नहीं है। मेंस वैसे भी विजन सिविल सर्विस सेंटर का जो बिहार का जो नोट्स मेंस के लिए ज़्यादा यह संस्थान प्रसिद्ध है, तो आपको गांधी नेहरू टैगोर और प्रासंगिकता और इससे जुड़ा हुआ जो है वो आपको मेंस बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से आप 11th-12th एनसीईआरटी सूचना जनसंपर्क विभाग पटना के द्वारा जो 2 पुस्तक है, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा विजन सिविल सर्विस सेंटर का नोट्स, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हिस्ट्री 100% आपकी कंप्लीट हो जाती है। दूसरा हम अगर चर्चा करते हैं वो करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स में देखना यह होगा कि जो करंट अफेयर्स इसकी तैयारी कैसे करेंगे आप। तो करंट अफेयर्स एक बहुआयामी इसका शेप होता है। प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न इसके अब उच्च स्तरीय आने लगे हैं, और मुख्य परीक्षा में इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी दमदार होते हैं। मैं तो कह सकता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो यूपीएससी से भी टफ हुआ करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स में देखिएगा तो जो अभी का जो ट्रेंड है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन होते हैं, नेशनल से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन होते हैं, और बिहार से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको एक समझ बनानी पड़ेगी। तो बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कैसे देखेंगे, तो इसमें आप विजन सीएससी विजन सिविल सर्विस सेंटर के नोट देखेंगे जो बराबर हर एक वीक जारी की जाती है बिहार से जुड़े हुए, वो काफ़ी है आपके लिए। नेशनल जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं इसमें भी विजन के नोट्स जाते हैं, और इसमें भी विजन के नोट्स जाते हैं। ये रेगुलर नोट्स इसके इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, बिहार। लेकिन आपको और क्या करना चाहिए, तो फैक्चुअली तो विजन सिविल सर्विस सेंटर के नोट्स, पीटी के नोट्स काफी हैं, लेकिन आपको मेंस की भी समझ बनानी होगी। तो मैं ये कहता हूं एक प्रमाणिक मैगजीन विजन सिविल सर्विस सेंटर के नोट्स के अलावे एक प्रमाणिक मैगजीन का आप इस्तेमाल करें। और अगर ये नहीं होता, अगर आप पेपर डेली पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो कौन सा पेपर, बिहार से जो जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। तो अलग अलग पेपर चाहिए, खास के हिंदी माध्यम का मिल जाएगा तो इंग्लिश में। इसमें आप किसी ऐप से जुड़े हुए आप जुड़ जाएं, और उसका जो डेली कलेक्शन है करंट का, डेली किसी ऐप को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए किसी ऐप का नाम लेना ठीक नहीं है,
आप विजन सिविल सर्विस सेंटर के नोट्स पर विश्वास कर सकते हैं इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ करना है तो कोई एक डेली एक ऐप देख लें जिसमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज, उसके हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में जो भी हो, तो इंग्लिश वाले के लिए तो इंग्लिश माध्यम हो गया और हिंदी वाले के लिए उसका ट्रांसलेटेड भी आता है, वो आप डेली अगर देख लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक ऐप को डेली आप देखें और उसके करंट अफेयर्स को देखें। लेकिन उसमें एक ध्यान रखना है कि जब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आपको इसमें, क्योंकि ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से दो चीज आपको करना होगा। एक, आपकी बेसिक समझ इसकी बननी चाहिए। तो ये विजन सीएससी के द्वारा बेसिक समझ की एक वीडियो दी गई है जिससे कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक समझ विकसित हो जाएगी। और अगर आपकी बेसिक समझ विकसित हो जाएगी तो उससे जुड़ा हुआ मेंस का प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। उसमें पूरा जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो रिलेशन कैसे डेवलप होता है या इसके क्या मायने हैं, वो एक बेहतर समझ से एक वीडियो दी गई है, इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक वीडियो। ये आप बेहतर ढंग से उसको देख लेंगे तो आगे चल करके क्योंकि जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक होगा वो वन सेंट्रिक नहीं होता है। जैसे भारत चीन संबंध, तो भारत चीन संबंध से भारत चीन तक ही सीमित नहीं है। भारत चीन रसिया, भारत चीन पाकिस्तान, भारत चीन अफगानिस्तान, भारत चीन ईरान, भारत चीन मिडिल ईस्ट, तो एक बहुआयामी शेप होता है। तो एक तो बेसिक समझ आप बना लेंगे और जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में देखिएगा इंडिया सेंट्रिक जो भी चीज आपको लगे, इंडिया सेंट्रिक, उसको आप कलेक्ट करेंगे। इंडिया सेंट्रिक कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय समाचार में जो कुछ भी भारत से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी देश से संबंधित हो। अमेरिका अगर कुछ अपने रिलेशन में भारत की चर्चा करता है तो वो, ईरान तो वो, मिडिल ईस्ट तो वो, आपको इसमें दिखाना होगा कि भारत से जुड़े हुए जो इंडिया सेंट्रिक जो करंट अफेयर्स है उसको कलेक्शन आपको करना है। और इसके लिए मैंने कहा कि कोई पेपर का डेली आप ऐप पढ़ते हैं तो वो आपको कलेक्ट हो जाएगा इंडिया सेंट्रिक। अब याद ध्यान में रखेंगे जो भी प्रश्न होंगे वो इंडिया सेंट्रिक होंगे। कुछ कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में समस्या का निदान कैसे हो सकता है ना, तो उसमें आपको गांधी, नेहरू, टैगोर की प्रासंगिकता से निर्मित हो जाता है। तो उसमें भी फिर आपको एक कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, गांधी, नेहरू, टैगोर की प्रासंगिकता कैसे जोड़ी जा सकती है। तो आप विजन सिविल सर्विस सेंटर का जो नोट्स है गांधी, नेहरू, टैगोर पर, उसमें हर एक पहलू को वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ करके दिया गया है ना, कि गांधी का क्या प्रासंगिकता हो सकती है वर्तमान में, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा या धर्म। उसी तरह नेहरू का या टैगोर की वो प्रासंगिकता से जोड़ के दिया हुआ है। तो आपको करंट ऐप डेली करंट अफेयर से देखना है, विजन का नोट देखना है, इंडिया सेंट्रिक देखना है, और प्रासंगिकता अगर किसी पर्सनालिटी से जोड़ दिया जाएगा तो उसके लिए आपको उस पर नोट्स बढ़िया से उसको आपको देखना है। तीसरा जो शेप है वो है साइंस। साइंस की जो है वो जनरल साइंस होता है। इसमें एक ये होता है कि इसमें जनरल साइंस की समझ होती है। जनरल साइंस का कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप इसको चार बांटिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो इसमें देखा ये जा रहा है 30 क्वेश्चन में 5 एनवायरनमेंट से,
5 इससे, 5 इससे, कभी कभी 5 से 7 इधर रखिए, 5 से 7 इधर रखिए, 5 से 7 इधर रखिए, और इधर आप कह सकते हैं 10 से 15, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सेव किया जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो ट्रेडिशनल है उसको देखना है, केमिस्ट्री का भी ट्रेडिशनल जो देखना है, और फिर ये देखना है। हम अलग अलग इस पर क्या कॉन्सेंट्रेट करना है आपको वो बताएंगे। और इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन होता है वह करंट बेस्ड होता है। आपको ये कभी किसी अधिवास या इसे पूछा जाता है तो जब उसकी चर्चा होती है उस संदर्भ में, तो वो भी आप करंट के डेली ऐप को देख लेंगे या विजन के नोट्स को देख लेंगे। तो जब इन्वायरमेंट से कुछ जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक आता है या कोई सम्मेलन होता है तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उस टर्मिनोलॉजी को भी समझाया जाता है विजन के नोट्स में, और उस करंट फैक्ट्स को भी दिया जाता है। तो उसके लिए आप करंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हालांकि इन्वायरमेंट का यूपीएससी का विजन का नोट्स आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसको ना पढ़ें क्योंकि वो यूपीएससी के लिए सेंट्रिक है ना। तो आप सिर्फ करंट चीज़ों पर ध्यान दें और उसको परिभाषिक रूप से पेपर पर आप देखते रहेंगे। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिर्फ और 9th और 10th का एनसीईआरटी देखें। 9th और 10th का एनसीईआरटी देखें, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है तो विजन सीएससी का नोट्स देखें, विजन सिविल सर्विस सेंटर का नोट आप देख सकते हैं। 9th 10th एनसीईआरटी और विजन सिविल सर्विस सेंटर का नोट्स अगर देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। इस चीज की अब गारंटी दी जा सकती है कि अगर आप इन चीजों को अध्ययन कर लेंगे तो वो आपको नहीं छूटेंगे। लेकिन मेंस में यहां हो जाता है साइंस टेक, जो करंट से जोड़ के देते हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ टॉपिक जैसे एनर्जी से जुड़ा हुआ, स्पेस से जुड़ा हुआ, एनर्जी, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ और पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, इन 4 टॉपिक को आप जब पीटी की तैयारी करते रहेंगे होंगे तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में इन चीज़ों पर ध्यान देखेंगे। करंट जो टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं उसमें एनर्जी, स्पेस, ठीक है, कम्युनिकेशन और पॉल्यूशन, इन चीज़ों पर जहां जहां आपको डेली पेपर के ऐप में नजर आएगा उसको आप जोड़ लेंगे। ये आप ध्यान से देखेंगे, एनर्जी, स्पेस, कम्युनिकेशन और पॉल्यूशन, इन चारों को अगर आप बेहतर ढंग से देख लेंगे करंट में तो फिर आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इसकी बुक्स में एक मैं कह सकता हूं रवि पी अग्रहारी टाटा मैग्रेलर से आती है, रवि पी अग्रहारी की पुस्तक बहुत बेहतर समझ देता है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विजन का नोट है, विजन सीएससी का नोट है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, विजन सीएससी का नोट। और बेसिक पुस्तक के रूप में रवि पी अग्रहारी कि अगर इन 4 चैप्टर को फोकस कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी के संदर्भ में कहा जाता है कि अब पीटी के लिए धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। कई बार से 10 क्वेश्चन तक इसको सीमित कर दिया गया है और इनमें से 3-4 क्वेश्चन जो है वह विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है ना। तो विश्लेषणात्मक बनने पर कहा कि अगर आपको न आए तो आंसर आप ई दे दीजिएगा, लेकिन आपको समझ बनानी पड़ेगी क्योंकि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1/3 सेक्शन जो है इससे होता है। और इसमें क्या करना है कि जो भी मेंस के टॉपिक होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, उस पर ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन बिहार सेंट्रिक होते हैं, उस पर भी ध्यान देखना है। तो
अगर आपको इसमें दो तरह का चेक देना होगा मेंस के दृष्टिकोण से, तो पहले तो एक आप बेसिक पुस्तक पढ़ लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है पॉलिटी की, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिक बहुत अच्छी समझ इसमें है लक्ष्मीकांत की पुस्तक में, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि करंट से जोड़ के पूछा जाता है कभी कभी, तो फिर आप, मैंने कहा था करंट को कोई ऐप को अगर करेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो विजन सीएससी के पीटी और मेंस के नोट्स को अगर आप देख लेंगे तो उसमें लक्ष्मीकांत के कंसेप्ट के साथ साथ करंट से जोड़ करके मेंस भी होता है और पीटी का एक संक्षिप्त संग्रह भी है जो आपको काम करेगा, वो जो तथ्यात्मक भी है और एनालिटिकल भी है, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों है। तो आप उसका पीटी का नोट्स देख लेंगे, विजन का, और मेंस का नोट देख लेंगे तो करंट से जुड़ा होगा। लेकिन मेरी सलाह है कि लक्ष्मीकांत को आप जरूर देख लें, तब आप विजन सीएससी के नोट्स को देखेंगे पीटी और मेंस का, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप 100% के स्थिति में होंगे। अब हम एक और टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे, वह है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पीटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि जिन छात्रों का ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स होता है, पीजी इकोनॉमिक्स होता है, उन छात्रों की भी इकोनॉमिक्स की समझ बेहतर नहीं होती है। वो भी सिर्फ प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में तो उनकी फंस जाते ही हैं, समस्या होती ही होती है। प्रारंभिक परीक्षा में भी 100% वो श्योर नहीं हो पाते। तो इकोनॉमिक्स की एक बेहतर समझ आपको बनानी पड़ेगी, मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। और इस इकोनॉमिक्स में भी तथ्यात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आते हैं, तो इसकी बेहतर समझ बनानी पड़ेगी, खासकर मेंस के दृष्टिकोण से। पहले मेंस में क्या होता था, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी पार्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ बीपीएससी से देखा जा रहा है ज्योग्राफी के प्रश्न 9 के बराबर होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं वो इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं। और कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन में भी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स नहीं समझिए, सिद्धांतिक रूप से नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है इकोनॉमी। आप कह सकते हैं ये इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी को देखना है आपको। इसका जो व्यवहारिक आयाम है, इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक आयाम जो है उसको देखना है, उसकी समझ बेहतर ढंग से विकसित करना है। जहाँ तक पीटी की बात है तो आप इसमें बहुत समस्या नहीं है। उसमें अगर आपको बेसिक समझ बनाने के लिए एक तो 11th का एनसीईआरटी देख लें, एनसीईआरटी 11th बस। दूसरा पीटी के लिए, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार और इंडिया। लेकिन ये पूरा आपको पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये आपको 1500 दोनों, अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो 1500 पेज में है, तो वो आपको पढ़ना मुश्किल। 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है विजन सीएससी का नोट्स आप देख लेंगे, जिसमें संक्षिप्त में सारा संग्रह करके दे दिया जाता है। और पिछले 2 प्रारंभिक परीक्षा का अनुभव है कि जो विजन सीएससी से जो नोट्स दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, लगभग वही प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो विजन सीएससी के आप नोट्स, संक्षिप्त नोट्स को देख लेंगे और 11th की एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन है असली चीज मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा कैसे है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो मुख्य परीक्षा के लिए एक तो डेली
जो करंट में जो इकोनॉमिक्स की जो आर्टिकल आती है, संपादकीय आती है अलग अलग पेपर में, उन आर्टिकल को आप पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पेज होता है हर एक पेपर में, इकोनॉमी पेज, उससे जुड़े पेपर को आप डेली पढ़ेंगे, यानी पेज ऑफ इकोनॉमी और आर्टिकल ऑफ इकोनॉमी आप प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पुस्तक अगर आपको देखना है तो मिश्रा एंड पुरी को आप देख लें। मिश्रा एंड पुरी की पुस्तक को अगर देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ हो जाएगी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, मिश्रा एंड पुरी। इसके भी विजन सीएससी के नोट्स हैं, जिससे क्योंकि इसमें हर एक साल इसमें अप टू डेट किया जाता है नोट्स को, करंट से जोड़ करके चीज़ों को रखा जाता है। विजन सीएससी के नोट्स करंट से जोड़ करके अप टू डेट जो है, एक तो कंसेप्ट के साथ और करंट से जोड़ करके हर एक साल इसका अद्यतन डाटा के साथ प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक्स का नोट्स। तो वो अगर आप देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी। तो एक तो मैंने कहा मिश्रा एंड पुरी का डिटेल देखेंगे, दूसरा डेली अगर करंट आर्टिकल आप देखना है, आपको करंट आर्टिकल और पेज ऑफ इकोनॉमिक्स, हर एक पेपर में इकोनॉमी का एक पेज होता है, उसको देखते रहना है, उसमें कुछ डाटा हो उसको आप डेली संग्रह करेंगे। और करंट जो बाकी विजन सीएससी का नोट अगर आप देख लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद अगर हम आपको सेफ बताएं तो और क्या कर सकते हैं, तो एक तो ज्योग्राफी जो है, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से भी जुड़े होते हैं। मेंस के दृष्टिकोण से अब इसकी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है, हालांकि अभी भी प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है। तो अगर आपको अगर ज्योग्राफी के मेंस से जुड़ा अगर कोई प्रश्न तैयार करना है मेंस के दृष्टिकोण से, तो वो आप प्राकृतिक आपदा को देख सकते हैं। उससे प्राकृतिक आपदा से निपटने का जो उपाय है, इंडिया के सेंट्रिक में और बिहार के सेंट्रिक में, बोथ इंडिया और बिहार सेंट्रिक आप देख सकते हैं। लेकिन इसको पीटी का फैक्ट्स के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें आप कैसे बेहतर सेव करेंगे, क्योंकि पीटी के दृष्टिकोण से ही अब इसका महत्व रह गया है। कैसे अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, तो इसमें भी मैं बता रहा हूं 9th और 10th की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ लें, ठीक है। और एक बिहार एटलस ले लें, और बिहार से, और एक जो बिहार का जो मानचित्र है उसका अध्ययन कर लें एक, ठीक है, स्पेसिफिक, और इंडिया और एक एटलस को आप एक बार कर लें तो ठीक है। 9th 10th की एनसीईआरटी बिहार का मानचित्र का अध्ययन कर लें, जिसमें आप बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, बिहार के वन, बिहार की जलवायु, इन चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो बेहतर सेफ होगा। एटलस से अगर मैप से उस चीज़ों को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसमें बिहार सेंट्रिक काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो बिहार के मानचित्र का अगर आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर होगा। और उसमें खास के आपको वन, जलवायु बिहार से जुड़ा हुआ है, नदियाँ और मिट्टी, ये आप इसको बिहार से जुड़ा हुआ उसको अगर आप देख लेंगे तो आपकी बेहतर समझ होगी, ठीक है। इसके लिए भी विजन सीएससी का एक सीएससी का नोट्स है, ठीक है। एक बिहार स्पेशल है और एक ओवरऑल है। ओवरऑल जो है वो यूपीएससी सेंट्रिक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बिहार स्पेशल वाला आप आराम से देख सकते हैं, वो कम पेज में है, ठीक है। ओवरऑल यूपीएससी के संदर्भ से किया गया है जो विजन का नोट्स है, ठीक है। तो
उतना नहीं पढ़ना है आपको बीपीएससी के लिए। उसमें कुछ कुछ चैप्टर छांट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी की तरफ से जो ज्योग्राफी का नोट्स बनाया गया है वो यूपीएससी तर्ज पे है, बीपीएससी के लिए सेप नहीं बनाई गई है। लेकिन उसमें से 5-6 चैप्टर को अगर आप देख लेंगे और बिहार स्पेशल अलग से बनाई गई है उसको देख लेंगे तो आपका ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा। उसके अलावा मैथ है, तो मैथ का 10 क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक का आप कुछ चैप्टर पढ़ लें, 8 से 10 चैप्टर पढ़ लें, जिससे क्वेश्चन रेगुलर आते हैं और इसको 2 बार 3 बार बना लें तो आपको फिर इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि ऑन एवरेज इस बीच में देखा गया है कि सिलेक्शन जो है वह का जो ग्राफ है 96 to 98 पर हो रहा है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 106 से 108, क्योंकि ये मान के रखेंगे बीपीएससी 8 से 10 क्वेश्चन, उसको खुद नहीं पता होता है कि क्या आंसर होगा, वो क्या आंसर देगा उसको खुद पता नहीं होता है। 8 से 10 क्वेश्चन अनिश्चित है। बीपीएससी पिछले बार उसका कुछ आंसर देगा, अगले बार कुछ आंसर देगा। 8-10 क्वेश्चन का आप मान के रखेंगे कि बीपीएससी गलती करेगा ही, वो इसका जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, ये इसमें अनिश्चितता की स्थिति रहती है। ऐसा होता है ना कि मतलब अगर एक सेट पैटर्न है, पिछले बार बीपीएससी में कुछ अलग आंसर, उससे पिछले बार कुछ अलग आंसर, तो ये अनिश्चितता होती है। तो 8 से 10 क्वेश्चन की अनिश्चितता बीपीएससी को मान के रखेंगे कि 8 से 10 आपकी गलती करेगी होगा। तो आपका टारगेट 106 + 108 यानी 110 को अगर आप टारगेट रखते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे। लेकिन अगर आप इस 100 के टारगेट रखेंगे तो आपके पास करने की संभावना पर संदेह है, क्योंकि हो सकता है आपके 7-8 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, आप 92-93 पे आ जाएं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका टारगेट 110 होना चाहिए। तो अभी के जो संदर्भ में जो अभी जो प्रश्न का प्रकृति है, अगर आप हिस्ट्री को पूरा 100% टारगेट कर ले, दूसरा करंट, तीसरा साइंस, ये 3 जो है मिलाकर 100 क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ फिक्स एट एंड, इसको आप टारगेट कर लें। रहा पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इसमें अगर आप चूज कर सकते हैं जो सूट कर रहा होगा आपको, इसकी संपूर्ण तैयारी करें और इसमें से 2 पार्ट आप चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉलिटी और इकोनॉमी को अगर आप कर लेते हैं बेहतर ढंग से तो इससे 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको मेंस में भी मेंस की भी समझ आपकी बेहतर होगी। तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह से रणनीति बनाएंगे, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी। जिसका मैथ कमजोर है तो वो सीधा इसको खत्म करें, पॉलिटी और इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि आपका मेंस का भी बहुत सारा चीज चैप्टर तैयार हो जाएगा। आप ज्योग्राफी को देख भी सकते, नहीं देख सकते, हाँ बिहार ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ आप देख लें, वो आसान होगा, 8-10 पेज में होगा, उसको आप देख कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेंस में एक तो 100 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग होता है, चलिए उसकी तैयारी करने की खास जरूरत है नहीं, लेकिन एक ऑप्शनल होता है। और मैं बता दूं, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखा ये जाता है कि जीएस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। किसी भी अच्छे छात्रों के बीच मेंस का जो आपको अंतर होगा वो 20 से 25 नंबर का अंतर होगा, लेकिन ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। खास के अगर, क्योंकि यहाँ पर बिहार में स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाई जाती है, तो कभी कभी कुछ सब्जेक्ट बूम पर चला जाता है और कुछ सब्जेक्ट गिर जाता है। और अच्छे छात्र होने के बाद, जीएस की अच्छी तैयारी होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण वो बाहर हो जाते हैं।
तो ऑप्शनल की भी बेहतर ढंग से तैयारी होनी चाहिए। मैं बता सकता हूं कि जीएस आपको परीक्षा में बनाए रख सकता है, लेकिन निर्णायक सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप ऑप्शनल में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। मिनिमम आप 65% ऑप्शनल में स्कोर करें। 70 हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 65% से कम स्कोर अगर आप ऑप्शनल में करते हैं तो आपकी सफलता में संदेह है, क्योंकि जीएस में आप 65% या 70% नहीं कर सकते हैं, वो इतना आसान नहीं होता, उसका जो वैरायटी बहुत ज़्यादा ये है। तो दो मेंस में, और एक तो है स्टैट जो मैंने छोड़ा था। स्टैट के लिए वो आप जब परीक्षा होगा मेंस का तब आप देखेंगे, तभी आप उसको नहीं देखेंगे। ऑप्शनल को जो है वो आप कहा जा सकता है क्योंकि ये स्टैटिक है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। तो इसकी एक बार आप इसको गो थ्रू चकड़ेंगे, ठीक है, एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लें। अभी तैयारी नहीं करनी है, अभी उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा 27 दिसंबर घोषणा कर दी गई है। तो अगर आप जीएस मेंस के संदर्भ से और इसको भी देखेंगे तो फिर आपकी सफलता प्रारंभिक परीक्षा में ही दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक बार ऑप्शनल को गो थ्रू जरूर कर चले जाएं, जिससे कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे के आएंगे तो एक आपकी समझ बनी रहेगी, तब आप बेहतर ढंग से उसको देख लेंगे। मेंस ऑप्शनल के लिए हम एक अलग से क्लास देंगे कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे किया जाए, ऑप्शनल की तैयारी पर कैसे रणनीति बनाई जाए, ठीक है। विजन आपके संस्थान में ऑप्शनल के लिए जो विषय उपलब्ध है उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं, जिस पर आपको फोकस करना है। हमारे यहाँ जो उपलब्ध विषय है, एक हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य, दूसरा मैथिली भाषा एवं साहित्य, तीसरा इतिहास, चौथा LSW, पांचवा सोशियोलॉजी। ये विषय रेगुलर होते हैं और पीए, ये 6 विषय रेगुलर होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे एक और सब्जेक्ट कभी कभी एक बार क्लास ली गई है, वो ज्योग्राफी, लेकिन ये स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती है। लेकिन ये सब्जेक्ट रेगुलर होते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य, मैथिली भाषा एवं साहित्य, इतिहास, LSW, सोशियोलॉजी और पीए, ये रेगुलर क्लासेस यहाँ होती है, ठीक है। ज्योग्राफी स्टूडेंट की एबिलिटी पर, संख्या पर निर्भर करती है। अगर संख्या ठीक ठाक होती है तो क्लास चलाई जाती है, नहीं तो नहीं भी चलाई, लेकिन ये रेगुलर क्लास चलती है। इन विषयों पर जो भी इसके विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको जीएस पॉइंट पर फोकस करना है। तो अगर जीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ साथ में मेंस को भी एक समझ बनानी है, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको उस पर एकदम इनग्रोस नहीं हो जाना है, लेकिन एक समझ। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, वेंसेंट पढ़ें तो पाल कला, मौर्य कला को देख लें, मेडाइवल छोड़ दें, वैसे ही चलेगा। लेकिन जब मॉडर्न पढ़ें तो उसके मेंस के टॉपिक को भी आप देख लेंगे। उसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से मेंस का भी एक अलग से क्वेश्चन और उसका क्या शेप आंसर हो सकता है, उसको आप बेहतर ढंग से देख लेंगे। आपको याद नहीं करनी है, उसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं विकसित करनी है, एक बार गो थ्रू जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और मेंस के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जैसा कि ट्रेंड रहा है अभी कोरोना संकट के कारण हो सकता है कुछ डेट में उतार चढ़ाव देखा गया है, नहीं तो देखा गया कि प्रारंभिक परीक्षा के 4 महीने के बाद वो मेंस ले जाता है। तो अगर आपकी बेहतर समझ नहीं होगी तो आप 4 महीने में ऑप्शनल के साथ जीएस मेंस भी कवर कर लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, निर्णायक सफलता में आपको दिक्कत होगी। एक बेहतर समझ बना के रखना होगा, यानी फोकस आपका निश्चित 27 दिसंबर की घोषणा के बाद
क्योंकि मेरा अपना ये दृष्टिकोण रहता है, छात्रों को मुख्य परीक्षा और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, तभी निर्णायक सफलता मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये परिस्थिति कुछ अलग हो गई है, 27 दिसंबर को पीटी घोषणा कर दी गई है, तो मेरी सलाह होगा कि फोकस पॉइंट 70% आपका प्रारंभिक परीक्षा पर होना चाहिए, 30% जो है उसमें 20% जीएस हो पर फोकस होना चाहिए, जिससे कि आपका पीटी में भी फायदा हो सका है। 10% टाइम आप जो है वो आप ऑप्शनल पे एक एक चैप्टर सिर्फ देखने के लिए क्या है उसमें, किस तरह का प्रश्न आ रहा है। यानी अगर आप 10 घंटा का समय अगर आप निश्चित करते हैं तो 7 घंटा पीटी पर दें, 2 घंटा मेंस जीएस दें और 1 घंटा ऑप्शनल पर दें, तो आपकी ये पूरी से तैयारी हो जाएगा। अगर 2 घंटा मेंस पर देंगे तो इसमें भी फायदा करेगा आपको, और ऑप्शनल की समझ हो जाएगी क्या क्या पढ़ना है। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा दे के आएंगे तो आपको मेंस की भी समझ होगी और ऑप्शनल की भी समझ हो जाएगी, आप तुरंत लग जाएंगे उस मेंस की तैयारी करने में। और तब जब आप 4-5 महीने के बाद मेंस होगा तो आप अच्छी तरीके से तैयार होंगे और आप निर्णायक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। विजन संस्थान के द्वारा 21 सितंबर से रेगुलर क्लास 66वीं बीपीएससी के लिए दी जा रही है। उसका रजिस्ट्रेशन का डेट 19 सितंबर था, उसको बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया गया है। 20 सितंबर तक छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 सितंबर के बाद छात्रों को फिर रजिस्ट्रेशन कराने का मौका नहीं मिलेगा। 21 सितंबर से रेगुलर क्लास जारी कर दी जाएगी।